आज की कहानी है गोनू झा की बुद्धिमानी की कहानियाँ। तो चलिए पहली कहानी शुरू करते हैं। गोनू झा अपने आरंभिक दिनों में बहुत गरीब थे। 2 आदमियों की रोटी जुटाना उनके लिए कठिन था। ऐसे ही दिनों में घर में ऐसी जरूरत आ पड़ी जिसे टालना मुश्किल था। गोनू झा को महाजन के पास जाना पड़ा और उससे सूद पर 200 रुपए उधार लेने पड़े। ऐसे ही समय बीतता गया। चाह कर भी गोनू झा समय रहते महाजन का पैसा वापस नहीं कर पाए और सूद बढ़ता गया। एक दिन वह महाजन गोनू झा के घर आया और पैसे वापस करने की जिद करने लगा। गोनू झा उसे टालना चाह रहे थे, मगर महाजन था कि टलने का नाम नहीं ले रहा था। गोनू झा से महाजन ने ठेठ लहजे में कहा, पंडित जी, सब्र की भी सीमा होती है। अब सूद मूल मिलाकर 400 रुपए हो गए हैं। बिना पैसे लिए मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। गोनू झा परेशान हो गए। अंत में उन्होंने कहा, मुझे एक चिट्ठी लिख लेने दो भाई, फिर सूद मूल की बात करना। गोनू झा ने एक कागज पर चिट्ठी लिखी। चिट्ठी को मोड़कर धोती की फेंट में लपेट लिया और फिर महाजन से बोले, सेठ जी, आप नहीं मान रहे हैं ना, तो लीजिए, मैं अपनी काया ही समाप्त कर रहा हूँ। मैंने यह चिट्ठी महाराज के नाम लिखी है, जिसमें मैंने साफ साफ लिख दिया है कि मैंने महाराज से कहा है कि मैंने महाजन से सूद पर 200 रुपए लिए थे। महाजन का कहना है कि सूद समेत मुझे 400 रुपए वापस देने हैं और मेरे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए मैं अपनी बेइज्जती कराने से अच्छा मर जाना समझकर फांसी लगा रहा हूँ। गोनू झा ने एक धोती समेटी और उसका फंदा बनाकर बनेरी में बांधने लगे। महाजन के तो मानो तोते उड़ गए। वह अभी सदमे ही में ही था जब गोनू झा ने धोती का फंदा अपने गले में लगाया तो महाजन को होश आया और उसने गोनू झा के पांव पकड़ लिए। वह गिड़गिड़ाने लगा, नहीं महाराज नहीं, आप ऐसा न करें। ब्रह्म हत्या का पाप मुझ पर लगेगा, मेरा परलोक बिगड़ेगा। मैं सूद छोड़ने को तैयार हूँ। आप मेरा मूल 200 रुपए लौटा दें, मैं खुशी खुशी अपने घर चला जाऊंगा। लेकिन गोनू झा नहीं माने। उन्होंने कहा, मैं 200 रुपया कहाँ से दूं? मेरे पास तो एक धेला भी नहीं है। ऐसी जिंदगी से मैं तंग आ गया हूँ। मेरे लिए मर जाना ही बेहतर है। महाजन यह सोचकर डर गया था कि गोनू झा की चिट्ठी से उस पर उन्हें आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का आरोप लगेगा और साथ ही महाराज के क्रोध का सामना भी करना पड़ेगा। डर से महाजन के प्राण सूख रहे थे, शरीर से ठंडा पसीना निकल रहा था। उसने गोनू झा से कहा, पंडित जी, 2 दिन के बाद ही मेरे बेटे का विवाह है, इसलिए पैसे की जरूरत है, वरना मैं आपके दरवाजे पर कदम भी नहीं रखता। चलिए, मैं मूल में से 100 रुपए और छोड़ देता हूँ। मुझे बाकी पैसे दे दीजिए, मैं वापस चला जाऊंगा। गोनू झा ने अपने गले से फंदा हटाया, चौकी से नीचे उतरे और बहुत ही शांत स्वर में उन्होंने महाजन से कहा, ठीक है, आपने मेरे 200 रुपए में से 100 रुपए और छोड़ दिए हैं। मैंने आपसे 200 रुपए उधार लिए थे, अब आपको मुझसे 100 रुपए लेने हैं। परसों आपके बेटे की शादी है, मैं पंडित हूँ, यह शादी मैं करा दूंगा। 51 रुपए शादी कराने के, 21 रुपए तिलक के, 21 रुपए नवग्रह शांति के और 21 रुपए गांठ बांधने के, यानी कुल 114 रुपए बनते हैं। अब आप मान लें कि आपने मुझे पंडिताई के लिए 100 रुपए पेशगी दी है। विवाह संपन्न हो जाने के बाद आप मुझे 14 रुपए दे दीजिएगा। अब जाइए, विवाह की तैयारी कीजिए, हमारा आपका हिसाब बराबर हो चुका है। बेचारा महाजन चुपचाप वहां से चला गया और गोनू झा के चेहरे पर मुस्कान खिलने लगी। गोनू झा की अगली कहानी। गोनू झा जब बच्चे थे तब उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता था। उनके माता पिता थे कि उनके पीछे हाथ धोकर पड़े रहते थे कि वे पढ़ाई करें। गोनू झा बातूनी थे और चालाक भी। स्कूल में गुरुजी की बैत से बचने का कोई न कोई अच्छा बहाना वे निकाल ही लेते थे और सहपाठियों के साथ चुगल करने से भी बाज नहीं आते थे। उनकी हाजिर जवाबी मुग्धकारी थी।
जिसके कारण शिक्षकों का गुस्सा भी ठंडा हो जाया करता था। एक दिन उनके शिक्षक ने उनसे कहा, सुनो गोनू, तुम बुद्धिमान हो, चालाक हो, विवेकशील हो, फिर भी तुम शैतानियां करते रहते हो। यह अच्छी बात नहीं है। मैं देखता हूँ तुम दिन भर कक्षा में सहपाठियों से बातें करते रहते हो। अब यह सब छोड़ो और अच्छे विद्यार्थी की तरह कक्षा में ध्यान से गुरुजनों की बातें सुनो, अपना पाठ याद करो। तुम पढ़ाई पर थोड़ा सा भी ध्यान दोगे तो बहुत अच्छा करोगे। गोनू झा हमेशा की तरह बोले, जी गुरुजी, मैं कक्षा में आपकी बातें ध्यान से सुना करूंगा। गुरुजी को लगा कि गोनू झा पर उनकी बातों का असर हुआ है। उन्होंने गोनू झा को चेताया, यदि अब से मैंने देख लिया कि तुम कक्षा में सहपाठियों से बातें कर रहे हो या सबक बनाकर नहीं लाए, तो समझ लो कि तुम्हें कठोर दंड दिया जाएगा। गोनू झा ने गुरुजी की गंभीर वाणी सुनी तो घबरा गए और कहने लगे, नहीं गुरुजी, अब मैं कक्षा में शैतानी नहीं करूंगा, किसी से बातचीत भी नहीं करूंगा। आप जो सबक देंगे उसे पूरा करूंगा। गुरुजी ने उस दिन गोनू झा को पाठ याद करने के लिए दिया और कहा कि कल जब विद्यालय आओगे तो यह पाठ अवश्य याद हो जाना चाहिए। गोनू झा ने हामी भर दी। स्कूल में छुट्टी की घंटी बजी। गोनू झा घर वापस आए, बस्ता ताक पर रखा और खेलने चले गए। खेल कर लौटे तो भोजन किया और सो गए। दूसरे दिन जब वे स्कूल पहुंचे तो कक्षा में शिक्षक ने पाठ सुनाने को कहा। गोनू झा बहुत शांत होकर बोले, गुरुजी, आपने तो कहा था कि कल सुनना, इसलिए आज मैं याद करके नहीं आया, कल सुना दूंगा। गुरुजी को गुस्सा आ गया। उन्होंने गोनू झा की कान उमेड़ दी और बोले, कल पाठ ही नहीं पूरी पोथी खत्म करके आओगे, नहीं तो तुम्हें ऐसा दंड दूंगा कि तुम्हारी सारी चालाकी आंसुओं में घुल जाएगी। समझ गए ना? गोनू झा ने अपना कान सहलाते हुए कहा, जी गुरुजी। फिर छुट्टी हुई। गोनू झा घर लौटे और फिर पहुंच गए खेल के मैदान में। घर पहुंचे, खाना खाया, माँ से किस्से सुने और सो गए। दूसरे दिन विद्यालय जाने के लिए तैयार हुए और बस्ते में स्लेट रहने दिया और सारी किताबें निकालकर ताके पर रख दी। फिर चल दिए स्कूल। गुरुजी ने कक्षा में हाजिरी ली और उसके बाद गोनू झा के पास पहुंचे। उन्होंने देखा, गोनू झा के बस्ते में स्लेट तो है मगर किताबें नहीं है। गुरुजी गुस्से से आग बबूला हो गए। सोचने लगे, कितना ढीठ है गोनू झा, 2 दिनों से डांट सुन रहा है मगर सुधरने का नाम नहीं ले रहा। उन्होंने पूछा, गोनू क्या बात है, तुम किताब लेके नहीं आए हो क्या? गोनू झा खड़े हुए और बोले, गुरुजी, कल आपने ही तो कहा था कि पाठ क्या, कल तुम पूरी पोथी खत्म करके आना। तो मैं विद्यालय आने से पहले पोथी तालाब में बहाकर आया हूँ। आपके आदेशानुसार मैंने पोथी खत्म कर दी है। गुरुजी को अपने शब्द याद आए तो वे सिर पर हाथ रखकर बैठ गए। गोनू को वे कहे तो क्या कहे, वे समझ नहीं पा रहे थे और गुरुजी की यह हालत देखकर गोनू झा मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। अब सुनेंगे गोनू झा की तीसरी कहानी। गोनू झा एक रात सोए हुए थे। उनकी पत्नी गहरी नींद में उसी पलंग पर सो रही थी जिस पर गोनू झा सोए हुए थे। गोनू झा कच्ची नींद में थे। कहीं से आ रही खटपट की आवाज से उनकी नींद उछट गई थी। उन्होंने ध्यान देकर इस आवाज को समझने की कोशिश की। आवाज बाहर वाले उसारे से आ रही थी। गोनू झा को समझते देर न लगी कि चोर आए हैं। आहट कुछ टटोले जाने से पैदा हो रही थी। उसारे में कई माठ पड़े थे जिनमें अनाज रखे हुए थे। गोनू झा ने कान लगाकर समझा कि माठ में रगे नपना के टकराने से खटपट की आवाज पैदा हो रही है, जिससे उसकी निद्रा भंग हुई थी। गोनू झा के दिमाग में अचानक एक विचार आया और वे झटके से उठे और पलंग पर बैठकर अपनी पत्नी को जगाने लगे। पंडिताइन के शरीर को जोर से झकझोरते हुए गोनू झा ने आवाज लगानी शुरू कर दी।
अरे उठो भाग्यवान, जल्दी उठो, नहीं तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। पंडिताइन गहरी नींद में थी। दिन भर की थकी मांदी वह कच्ची नींद से जगाए जाने से झल्ला गई और कहने लगी, सोने क्यों नहीं देते? अरे उठ भी, कहीं लाखों का नुकसान न हो जाए। गोनू झा ने एक एक शब्द को चबाते हुए कहा। लाखों का नुकसान की बात सुनकर पंडिताइन थोड़ा सजग हुई और बिस्तर पर उठकर बैठ गई। उधर चोर जो मार्ट से अनाज चुराने की ब्योंत में लगा था, गोनू झा के मुंह से निकले लाखों शब्द सुनकर आगे की बात सुनने के लिए पैर चापते हुए खिड़की से कान सटाकर खड़ा हो गया। अमावस की रात के घने अंधकार में उसे इतना विश्वास तो था कि भीतर से कोई उसे देखना भी चाहे तो देख नहीं सकेगा। पंडिताइन ने सचेत होते हुए गोनू झा से पूछा, कोई सपना देख लिया है क्या कि अचानक आधी रात में लाखों का नुकसान की बात करने लगे? गोनू झा ने कहा, अरे पंडिताइन, समझो कि अपने भाग्य जाग गए हैं। मैं जो एक पोटली संबल के बीज लाया था वह कहाँ है? पंडिताइन इस बेतुकी बात पर फिर झल्ला पड़ी। यह क्या बात हुई? आधी रात में सोए से जगाया, कहने लगे लाखों का नुकसान हो जाएगा, जैसे कोई हीरा मोती जर जेवरात की बात हो, और आप पूछ रहे हो संबल के बीज कहाँ हैं? कहीं दिमाग तो नहीं फिर गया है? गोनू झा ने पंडिताइन को डांट दिया। अरे फालतू बकवास में मत पड़, यह बता कि संबल के बीज कहाँ हैं? पंडिताइन गोनू झा के तेवर देखकर सहम गई और बिसुरती हुई बोली, बाहर उसारे की बनेरी में बीज की पोटली बंधी हुई है। गोनू झा ने बिगड़ते हुए कहा, अरे उस पोटली को तूने इतनी लापरवाही से क्यों रखा? पंडिताइन को भी गुस्सा आ गया और वह भी तेज आवाज में बोल पड़ी, 2 पाई का भी होगा वह संबल का बीज, मैं क्या उसे तिजोरी में रखती? काहे आधी रात में इतना बड़ा टंटा खड़ा कर रहे हो? चोर सांस रोके गोनू झा और पंडिताइन के बीच हो रही बातचीत को सुन रहा था। उसे भी समझ में नहीं आ रहा था कि एक पोटली संबल के बीज के लिए गोनू झा इतना भड़क क्यों रहा है। तभी उसके कान में गोनू झा की आवाज पड़ी, अरे भाग्यवान, अब वह संबल का बीज तिजोरी में ही रखा जाएगा। तुम्हें कुछ दिन दुनिया की खबर है भी या नहीं? एक यूनानी चिकित्सक ने संबल के बीज से जीवन रक्षक औषधि बनाई है और रातों रात संबल के बीज की कीमत हीरो जवाहरातों की तुलना में 200 गुना बढ़ गई है। जरा सोच, एक स्वर्ण मुद्रा में 1 तोला सोना मिल जाता है कि नहीं? एक यूनानी व्यापारी आज ही महाराज के पास आया था। वह 200 स्वर्ण मुद्राओं में 1 तोला के भाव से संबल के बीज खरीदने की बात कर रहा था। उसी ने महाराज को बताया कि इस बीज से बनने वाली दवा से मरता आदमी भी जी उठेगा। अब समझी कि मैं संबल के बीजों के लिए इतना बेचैन क्यों हूँ। कल ही बाजार जाकर इन बीजों को बेच आऊंगा और इनसे मिलने वाले पैसों से सबसे पहले तुम्हारे लिए महल बनवाऊंगा और तुम्हें जेवर जवाहरातों से लाद दूंगा। चल पोटली ले आते हैं। पंडिताइन ने कहा, अब रहने भी दो पंडित जी, रात भर में कौन सी आफत आ जाएगी। जो बात संबल के बीज के बारे में तुमको मालूम है, वही बात अभी लोगों तक पहुँचते पहुँचेगी। अभी सो जाओ, सुबह उठकर सबसे पहले पोटली ले आऊंगी और तुम्हें दे दूंगी। गोनू झा को जो संदेश बाहर खड़े चोर को देना था वह दे चुके थे, इसलिए उन्होंने मन मारने के अंदाज में कहा, ठीक है भाग्यवान, जैसा तुम कहो। वैसे भी अभी संबल के बीज की कीमत महाराज के अलावा केवल मैं जानता हूँ। अच्छा चलो सो ही जाते हैं। और गोनू झा बिस्तर पर लेट गए। पंडिताइन ने भी राहत की सांस ली और सो गई। दूसरे दिन सुबह सुबह पंडिताइन घबराई सी गोनू झा को झकझोर कर जगाने लगी। उठिए पंडित जी, गजब हो गया, उठिए। गोनू झा उठे। उन्होंने घबराई सी पंडिताइन को देखा तो मुस्कुराकर पूछने लगे, तो क्या पोटली गायब हो गई? पंडिताइन जवाब देने की बजाय सुबकने लगी। वह पछतावे से भरी हुई थी
कि यदि उसने गोनू झा की बात मानकर रात को ही बनेरी से पोटली खोल ली होती तो यह हादसा न होता। न जाने कौन रात में पोटली खोलकर ले गया जिसमें बहुमूल्य संबल के बीज थे। गोनू झा को लगा कि चोर वाला राज अब खोल देने में ही भलाई है। न जाने संबल के बीज के सदमे में पंडिताइन पर क्या गुजरे। उन्होंने पंडिताइन की पीठ थपथपाते हुए कहा, अब जाने भी दो पाई की चीज के लिए इस तरह आंसू नहीं बहाते। फिर उन्होंने पंडिताइन को बताया कि रात को उन्होंने चोरों की आहट सुन ली थी और उन्हें गुमराह करने के लिए संबल के बीज के भाव बताए थे और एक किस्सा गढ़ दिया था। गोनू झा की बात सुनकर पंडिताइन की जान में जान आई। गोनू झा बिस्तर से उठे, स्नान आदि से निवृत्त होकर उन्होंने स्वच्छ वस्त्र धारण किए और बाजार की ओर चल पड़े। बाजार पहुंचकर उन्होंने सबसे पहला काम यह किया कि बाजार सुरक्षा चौकी पर गए और वहां के चौकीदार को बताया कि बाजार में यदि कोई संबल के बीज बेचता नजर आए तो उसकी गतिविधियों पर नजर रखी जाए, क्योंकि एक ठग कल से ही संबल के बीज को जीवन रक्षक औषधि बताकर बेचने की कोशिश कर रहा है। वह संबल के बीज की कीमत 200 स्वर्ण मुद्राएं प्रति तोला बता रहा है। वह खुद उससे ठगते ठगाते बचे हैं। पहले तो चौकीदार को विश्वास ही नहीं हुआ कि कोई व्यक्ति इस तरह का दुस्साहस कैसे कर सकता है कि 2 पाई की चीज के लिए 200 स्वर्ण मुद्राओं की मांग करे। लेकिन बात चूंकि गोनू झा की थी तो उसे सतर्कता दिखाने की मजबूरी हो गई। चौकीदार को लेकर गोनू झा बाजार का चक्कर लगाने लगे। एक जगह पर उन्होंने एक व्यक्ति को कपड़ा बिछाए संबल के बीज बेचते देखा। आमतौर पर संबल का बीज बाजार में नहीं बेचा जाता, इसलिए उन्हें विश्वास हो गया कि यह व्यक्ति कोई और नहीं वही चोर है जो रात में उनके घर से संबल के बीजों की पोटली चुरा कर ले आया है। उन्होंने चौकीदार को इशारा कर दिया और उनके इशारे पर चौकीदार चोर के पास पहुंचा और उससे संबल के बीज की कीमत पूछी। चोर ने चौकीदार की ओर देखकर कहा, 200 स्वर्ण मुद्राएं प्रति तोला। चौकीदार ने प्रश्न किया, अरे इतना महंगा क्या है इन बीजों में? आखिर ये संबल के बीज ही है ना? चोर ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे ये साधारण बीज नहीं है, इन बीजों में जीवन रक्षक तत्व है। तब तक गोनू झा वहां पहुंच चुके थे और चोर चौकीदार संवाद का रस ले रहे थे। उन्होंने चोर से कहा, अरे तू तो रात का भाव बता रहा है। चौकीदार जी, जरा इसे संबल के बीजों का दिन वाला भाव भी बता दीजिए। फिर क्या था, चोर को चौकीदार ने पकड़ा, उसकी मुस्के चढ़ा दी और पीटता हुआ उसे लेकर चला गया। गोनू झा अपनी मस्त चाल से राज दरबार की ओर बढ़ने लगे।